तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डायमंड कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हमारा एमसी और लॉर्ड यूपा एक पहाड़ पे खड़े हुए होते हैं और वो सूरज भी निकल गया होता है। हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका शुक्रिया लॉर्ड यूपा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी दिन तुम्हारे कर्ज चुका दूंगा। तो लॉर्ड यूपा कहता है कि क्या ऐसा है, लेकिन कैसे। तो हमारा एमसी भी कहता है कि क्या सर। वो बोलता है कि तुम मुझे कैसे चुकाना चाहते हो। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है मैंने सोचा कि वो इसे ऐसे ही छोड़ देगा और मुझसे कहेगा कि परेशान मत हो। तो हमारा एमसी उससे कहता है क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो सर। तो वो बोलता है कि सियोली मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो हमारा एमसी घबराते हुए कहता है मुझे लगता है कि आप हम पर सिर्फ इसलिए एहसान नहीं कर रहे थे क्योंकि आप और टेरियोमा एक दूसरे को जानते हैं। तो लॉर्ड यूपा कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्या मैं बिना किसी रीजन के अपने सबऑर्डिनेट को डांटूंगा और अपना पक्ष लूंगा। मैं एक ग्रेडी पर्सन हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि अगर मैं इनकार कर दूं तो वो बोलता है कि तुमको इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे सबऑर्डिनेट को भी। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है मुझे इस आदमी के बारे में बुरा लग रहा है, वो मुझे बेचैन कर देता है। तो हमारा एमसी उससे कहता है मुझे यकीन है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे सर, जब तक कि मैं आपके चरित्र के बारे में पूरी तरह से गलत ना हो जाऊं। तो लॉर्ड यूपा कहता है कि क्या ऐसा है, तुम मुझे किस तरह का इंसान समझते हो। और हमारा एमसी कहता है कि एक प्रिंसिपल मैन। ये बात सुन के वो हंसने लगता है और वो कहता है अगर ये सच होता तो मेरे प्रिंसिपल तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को मार डालना चाहिए था। आखिरकार जैसे कि हम कह रहे हैं डिसाइपल के बीच एक बैलेंस संघर्ष चल रहा है, याद है तुम्हें। तो हमारा एमसी कहता है कि ये देखकर कि आप प्राप्त सहायता का बदला चुकाने में इतना दृढ़ विश्वास रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की शक्ति से ज्यादा उनके चरित्र को इम्पोर्टेंट देते हैं। मैंने ये भी देखा कि आप तत्काल लाभ चाहने के बजाय सिचुएशन को व्यापक डिस्कोर्स से देखते हैं। आज आपने मेरे लिए जो किया उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे इतनी सारी परेशानियों के लायक समझते हैं। तो ये बात सुनकर वो जोर जोर हंसने लगता है। फिर हमारे एमसीसी कहता है कि मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता, मुझे पहले ही 2 बार डेड स्पीड कंपनी के कैप्टन द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया है। तुम अत्यंत ही अहंकारी तरीके से बिहेवियर करते प्रतीत होते हो और फिर भी तुम ये भी जानते हो कि अपने हायर को कैसे खुश रखना है। मुझे कहना होगा कि तुम मुझे एंटरटेनमेंट करते हो। हमारे एमसी की जान में जान आती है और हमारे एमसी के पास आता है और कहता है कि और मेरे पेशेंट की भी अपनी सीमा है। हालांकि ये देखकर कि तुम कितनी जल्दी बड़े हो गए मुझे थोड़ा और इंतजार करने का पेशेंट मिलता है। डेमन कल्ट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तुमको बिना किसी गार्ड के बाकी रास्ता तय करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मैं तुमसे फिर मिलूंगा कैप्टन सियोली। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो बहुत रेसिस्टेंट है, उसका अभी भी मुझे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम जा रहे हो। हमारा एमसी बस इतना ही कहता है, वो यहाँ से गायब हो जाता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैंने तो उसकी हलचल भी नहीं सुनी। सुप्रीम डेमन लॉर्ड सच में अपनी ही क्लास में है, उसकी तुलना में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। फिर हमारा एमसी सूरज को देखता है और कहता है कि मेरा अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है, खैर अब वापस जाने का समय आ गया है। फिर हमें गोनमा का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाजीगर कह रहा होता है कि टेरुंग माँ ने दुश्मन को भ्रमित करने के लिए दूसरे डिसाइपल को कुछ जानकारी दे दी और जब सियोली ने टेरुंग माँ को बचा लिया तो उसने सोंगा को एक स्पेल यूजर करके टेलीपोर्ट होकर उस एरिया से भाग निकला। फिर जब मैंने किसी भी संघर्ष से बचने के लिए उन्हें उनसे सोंगा को दूसरे डिसाइपल को सौंपने के लिए कहा तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मिस्टीरियस कंपनी के साथ पूरी लड़ाई शुरू कर दी। अगर यूपी अंतिम मोमेंट में इंटरफेयर करके पूरी सिचुएशन पर रोक नहीं लगाई होती तो पूरी डेड स्पीड कंपनी नष्ट हो गई होती। तो ये बात सुनकर लॉर्ड गोनमा कहता है मैं समझता हूँ ये बहुत करीबी मुकाबला था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सियोली यूपे को कैसे जानता है। यूपे दूसरे डिसाइपल का दाहिना हाथ है। तो बाजीगर बताता है डेड स्पीड कंपनी ने एक बार इटरनेट नाइट कंपनी की मदद की थी, मेरा मानना है कि तभी उनकी एक दूसरे से मुलाकात हुई। तो लॉर्ड गोनमा कहता है क्या ऐसा है, मुझे आशा है तुम सही हो। तो बाजीगर कहता है कि माय लॉर्ड मेरे हम्बल ओपिनियन से मेरा मानना है कि इस घटना के कैप्टन सियोली को पनिशमेंट देना चाहिए। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि ऐसा क्यों। तो बाजीगर कहता है कि उसने एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन लिया, अगर ये शुद्ध भाग्य नहीं होता तो पूरी कंपनी नष्ट हो गई होती। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि एक खतरनाक फैसला, तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो बोलता है कि अगर उन्होंने जादूगर सोंगा को दूसरे डिसाइपल के सबऑर्डिनेट को सौंप दिया होता तो कोई परेशानी नहीं होती और फिर भी उसने खुद को और अपनी कंपनी को खतरे में डालना चुना। अगर उसके जैसे किसी पर्सन को अनुशासित नहीं किया गया तो अगली बार वो और भी बड़ी केओस पैदा कर सकता है। तो ये बात सुन के लॉर्ड गोनमा कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, उसे तो बस तुम्हारी जिद्दी ऑर्डर का पालन करना चाहिए था और अपनी एक सबऑर्डिनेट को दे दिया ताकि उसे मार दिया जा सके। तो ये बात सुन के जादूगर डर जाता है और कहता है कि मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं था सर, और उसके सामने नील डाउन कर लेता है। लॉर्ड गोरमा कहता है कि जादूगर। तो वो बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड, और उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हारा पाथ इजी है, क्या ये थोड़नी है। मैं जानता हूँ इसका उत्तर देना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये स्वाभाविक रूप से एक थोड़नी रास्ता है, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। फ्यूचर में तुमको ऐसी कई सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, ऐसे समय आएंगे जब तुमको डिफिकल्ट लगभग इम्पॉसिबल मिशन दिए जाएंगे, साथ ही ऐसे समय भी आएंगे जब तुमको अपना
लाइफ बलिदान करने के लिए तैयार रहना होगा। अगर ऐसे समय में लक तुम्हारे साइड में नहीं है तो फिर और किसी पर भरोसा कर सकते हो। मैं होप करता हूँ कि तुम सभी जीवित रहने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार हर संभव प्रयास करोगे, भले ही इसका मतलब कभी भी ऑर्डर की पालन न करना हो। जहाँ तक मुझे याद है ये मेरा व्यक्तिगत सिद्धांत रहा है। तो जादूगर कहता है कि माय लॉर्ड। लॉर्ड गोनमा हंसते हुए कहता है, लेकिन जब तुम इसके बारे में सोचते हो तो ये काफी मनोरंजक लगता है। ये पहली बार है ना? मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे सबऑर्डिनेट इस वॉरियर ने किसी अदर डिसाइपल के सबऑर्डिनेट को इस प्रकार बेइज्जत किया हो। तो बाजीगर कहता है कि सच में। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि बाजीगर, क्या तुम मेरे लिए सियोरियो को बुला सकते हो? फिर हमें दिखाया जाता है हमारा अंशी लॉर्ड गोनमा के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ होता है और कहता है, क्या ये लॉर्ड गोनमा का ऑफिस है? यह टेलीपोर्टेशन चीज कभी भी विफल नहीं होती, यह मुझे आश्चर्यचकित करती रहती है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, क्या आप एक सेव पॉइंट बनाना चाहेंगे? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, चाहे अच्छा हो या बुरा, हर बार ये विंडो दिखाई देती है। ये मेरे एक्सपीरियंस में इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। ये कहना मुश्किल है कि क्या हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अब तक की अपनी प्रगति को बचा कर रखूं। तो मैंने अभी के लिए पहले वाले को ऐसे ही छोड़ दिया। अगर मैं शुरुआत में वापस जाने का फैसला भी कर लूं तो योजिडो ग्यूसामा का ऑफिस में नहीं होंगे, इसलिए मैं गोनमा द्वारा प्रस्तुत 3 रास्तों को चुन सकता हूँ। मैं इस पर भी बचत नहीं कर सकता। कुछ ऐसा डिवाइन वेपन है जिन्हें इस लाइफ में ढूंढना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। मुझे लगता है मुझे दूसरे रास्तों को चुनना होगा। फिर हमारा एमसी उसको सेव कर लेता है और अंदर आता है। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि तुम आ गए यहाँ पर। बाजीगर ने मुझे बताया कि क्या हुआ था, तुमने काफी कष्ट का अनुभव किया है। तो हमारा एमसी कहता है कि बिल्कुल नहीं लॉर्ड गोनमा, अगर कुछ भी चिंता है कि मेरे स्वार्थी डिसीजन ने मेरे सबऑर्डिनेट को खतरे में डाल दिया है। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि कभी कभी हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। मैं आमतौर पर यह अपेक्षा करता हूँ कि सबऑर्डिनेट अपने मिशन को अदर सभी चीजों से ऊपर प्राथमिकता देंगे, लेकिन इस नियम के अपवाद भी हैं। उन्हें भी तुम्हारी तरह सिचुएशन के प्रति लचीले ढंग से प्रक्रिया करने में एबल होना चाहिए। तो हमारा एमसी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अगली बार और भी ज्यादा सावधान रहूंगा। यह मैं श्योर करूंगा कि इस तरह का खतरा फिर दोबारा ना हो। तो लॉर्ड गोनमा कहता है, तो क्या तुमने इस पर कोई डिसीजन लिया है? तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने पूछा था कि क्या तुम मेरी बॉडीगार्ड में से एक बनना चाहोगे? ये देखकर कि तुम मेरे प्रस्ताव के बारे में पूरी तरह भूल चुके हो, मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई रुचि नहीं थी। तो हमारा एमसी कहता है कि बेशक ऐसा हुआ है लॉर्ड गोनमा। तो लॉर्ड गोनमा कहता है, ये सब ठीक है, इसलिए मैं तुम्हारे हाल ही के काम के लिए तुमको उचित मुआवजा देना चाहता हूँ। आज से मैं तुमको और अपने सबऑर्डिनेट को आधिकारिक रूप से नियुक्त कर रहा हूँ। तुम मेरे सीक्रेट वॉरियर हो। तो ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि सीक्रेट वॉरियर, और ये कोई प्रस्ताव भी नहीं है, लॉर्ड गोनमा ने पहले ही हमें अपॉइंट कर दिया है। हमारे एमसी के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि अब से तुम्हारे द्वारा प्राप्त सभी जानकारी सीक्रेट मानी जाएगी और अभी ये समाप्त नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे लिए ऑफिशियल पोजीशन भी क्रिएट करूंगा। तुम्हारी मदद करने वाले लोग और तुमको मिलने वाले मिशन पूरी तरह से अलग होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तुम्हारे लिए एक बड़ा कदम है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको लॉर्ड गोनमा ने सीक्रेट वॉरियर बना दिया गया है। डिफिकल्टी के रूप में अब आप 3 में से 2 कॉम्बैट स्टाइल का यूज नहीं कर सकते। आप तीन कॉम्बैट स्टाइल में से कौन सा हटाना चाहेंगे? पहला, टर्न बेस्ड फाइटिंग लेवल 2, दूसरा एआई लेवल 2, सिमुलेशन लेवल 2। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे कॉम्बैट स्टाइल हटानी होंगी। इन कॉम्बैट स्टाइल ने मुझे अनगिनत जीवन या डेथ सिचुएशन से बचाया है और मुझे इनमें से एक नहीं बल्कि 2 से छुटकारा पाना है। मुझे एक मोमेंट के लिए सोचने दो। अगर मैं टर्न बेस्ड फाइटिंग को हटा दूं तब मैं अपने अपोनेंट के स्टेट्स को नहीं देख पाऊंगा। इसका मतलब यह है कि मैं पहले से ही ये रणनीति नहीं बना सकता कि उन्हें कैसे जवाब दूं, और मैं वॉर के दौरान अपने टूल बॉक्स का यूज भी नहीं कर पाऊंगा। शुक्र है कि अब मुझे टूल बॉक्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी पहले पड़ती थी, क्योंकि मेरे पास वो गोल्डन बेल्ट है। लेकिन मैं अपने सबऑर्डिनेट को तब नहीं बचा पाऊंगा जब वो खतरे में होंगे, जैसे कि मैं बारी बारी से कॉम्बैट के दूसरे लेवल पर पहुंचने के बाद करता था। एक ही समय में कोई दुश्मन से लड़ना भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अभी भी अपने करंट लेवल पर मैं पहले की तरह हताश महसूस नहीं कर सकता। अभी सिस्टम पे लिख के आता है कि आप कॉम्बैट स्टाइल लेवल 2 को हटाना चाहेंगे। प्लीज ध्यान दें, अगर आप बारी बारी से होने वाली कॉम्बैट को हटाने हैं तो लोगों के सर के ऊपर पहले प्रदर्शित की गई जानकारी जैसे जीवन की संख्या नहीं दिखाई दी जाएगी। तो हमारा अंशी अपना सर पकड़ लेता और कहता है कि मैं वो भी नहीं देख पाऊंगा। वो सच में ये समझता है कि जब डिफिकल्टी का लेवल बढ़ता है तो इसका क्या मतलब होता है। मैं बाद में डिसीजन लूंगा कि बारी बारी से होने वाली फाइट को हटाना है या नहीं। अब अदर 2 कॉम्बैट स्टाइल के लिए सिमुलेशन लेवल 2 और पावरफुल तो नहीं हो सकता, लेकिन ये निश्चित रूप से बहुत कुछ कर सकता है। ये हमेशा पास्ट के घटित को किसी भी समय या करंट सिचुएशन का सर्वोत्तम समाधान जानता है। एकमात्र समस्या यह है कि यह फ्यूचर की भविष्यवाणी करने में कमजोर है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। मैं कभी कभी लापरवाह
हो सकता हूँ। उन सिचुएशन में सिमुलेशन के लिए प्रत्येक रिजल्ट का आउटकम लगाना इम्पॉसिबल है। अनफॉर्चुनेटली ये अतीत और करंट के बीच चूज करने की बात है या फ्यूचर, क्योंकि सिमुलेशन पास्ट और करंट को कवर करता है, जबकि एआई फ्यूचर की भविष्यवाणी करने में अच्छा है। लेकिन करंट सिचुएशन के अनुसार करंट एआई तब तक बहुत मददगार नहीं होगा जब तक कि मैं एडवांस डेमन मास्टर नहीं बन जाता। इसका मतलब है कि मैं टूल बॉक्स को छोड़कर अपनी सारी क्षमताएं खो दूंगा। अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि डैम इट, मैं उनमें से किसी को भी नहीं हटाना चाहता। अगर हायर लेवल तक पहुंचने के लिए ये करना होगा तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। डेमन कल्ट के रैंकों के माध्यम से ऊपर उठाने के लिए ये एआई के लिए बेहतर है, क्योंकि ये मदद के लिए सिस्टम पर निर्भर नहीं करता। दूसरी तरफ लॉर्ड गोनमा हमारे एमसी से कहता है कि तुम सेलेस्टियल अफेयर यूनिट से संबंधित हो गए, तुम यूनिट कमांडर हो गए और तुम खुद डिप्टी यूनिट कमांडर का चूज कर सकते हो। अदर लोग सेलेस्टियल अफेयर यूनिट के सदस्य होंगे। तुम्हारा पद 7 दूतों के समान होगा, जबकि डिप्टी यूनिट कमांडर पहले बॉडीगार्ड होगा। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि सीक्रेट वॉरियर का केवल मार्शल आर्ट स्किल के आधार पर परमिट नहीं किया जाता है। उन्हें संचित होकर डिसीजन लेने की योग्यता की जरूरत होती है और कभी कभी उन्हें साहसिक तैयार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यूजुअली सीक्रेट वॉरियर अकेले या जोड़े में काम करते हैं, लेकिन अब तक मैंने तुम्हारे प्रदर्शन और एबिलिटी को जो देखा है उसके आधार पर मैं तुमको अपनी खुद की यूनिट रखने की विशेष परमिशन दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे सबऑर्डिनेट और तुम्हारी ट्रेनिंग की जरूरत होगी तो हमारा एमसी भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने मन में कहता है कि सेलेस्टियल अफेयर यूनिट हम सीधे गोनमा से ऑर्डर लेते हैं और हमारे काम में अगर जरूरत हो तो कभी कभी बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों की हत्या करना भी शामिल है। हमें जो मिशन प्राप्त होंगे वो पहले से पूरी तरह अलग होंगे। दूसरी तरफ हमारे एमसी से लॉर्ड गोनमा कहता है, इस यूनिट के कमांडर के रूप में सियोली तुमको मेरी सभी मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाई जाएंगी और साथ ही वो सब कुछ जो मैं जानता हूँ। और क्या तुम टेरियंग माँ को अपने सबऑर्डिनेट में से एक के रूप में स्वीकार करोगे? हमारा एमसी उससे कहता है कि मुझे माफ करिएगा, आपका मतलब है कि टेरियंग माँ मेरे लिए काम करेंगे? लॉर्ड गोनमा कहता है कि ये सही है। सीक्रेट वॉरियर आमतौर पर जोड़े में काम करते हैं और उन्हें कम से कम ट्रांसेंडेंट डेमन मास्टर होना चाहिए। तुम करंट में सेलेस्टियल अफेयर यूनिट सियोली में एकमात्र पावरफुल पर्सन हो। तुम उसी लेवल पर एक और पर्सन का यूज कर सकते हो। हमारा एमसी अपने मन में कहता है, डेमन कल्ट में अभी तक ट्रांसेंडेंट डेमन मास्टर लेवल तक भी नहीं पहुंच पाया हूँ। हर कोई यही सोचता है कि मेरे पास ये सब उनकी विशेष टेक्निकों के कारण है जिनका मैंने यूज किया है। और हमारा एमसी उससे कहता है कि मुझे टेरुंगमा को अपने सबऑर्डिनेट के रूप में पाकर सम्मानित महसूस होगा। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि बहुत अच्छा, लेकिन ये मेरे लिए अकेले डिसीजन लेने वाली बात नहीं है। मैं टेरुंगमा से बात करने के बाद डिसीजन ले पाऊंगा। तो हमारा एमसी भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लॉर्ड गोनमा वहां से जाते हुए कहता है, अब मैंने तुम्हें रहने के लिए एक जगह दे दी है, एक नौकरानी तुम्हें रास्ता दिखाएगी, जाओ और थोड़ा आराम करो। तो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है सर। फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा मेंशन होता है और उसके सबऑर्डिनेट और बाकी सभी लोग वहाँ खड़े हुए होते हैं। मुगीम ये सब देख के कह रहा होता है कि वाओ, क्या हम लोग अब यहीं रहेंगे? तो जियोक्सन कहता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि इतनी अच्छी इमारत कहीं बीच में मौजूद है। सोरयोंग कहती है कि यहाँ अगर हम में से 1-2 लोग भी मारे जाएं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुगीम कहता है कि तुम हमेशा डरावनी बातें क्यों कहती रहती हो? योंगजिन दरवाजा खोल देता है और कहता है कि इसे देखो, स्टोर रूम पूरी तरह से मेडिसिनल प्लांट और वेपन से भरा हुआ है। मुगीम पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि वो सब मेरा है, अपने हाथ उसे दूर रखो। योरिंग हमारे एमसी से कहता है कि कैप्टन, क्या हम सभी सच में सीक्रेट वॉरियर हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें यकीन करना मुश्किल लगता है? तो योरिंग कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो हाँ सर, मुझे नहीं लगता कि हम अभी इनफ स्ट्रॉन्ग हैं फोर्थ डिसाइपल के लिए सीक्रेट मिशन को पूरा करना। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जल्दी आ जाएंगे। सोंगवा से कहता है, लॉर्ड गोनमा कहते हैं कि पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक अकेले एक सीक्रेट वॉरियर बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। शायद लॉर्ड गोनमा ने ये बात सोंगवा को ध्यान में रखकर कही थी। हमारी यूनिट में एक यंग और प्रतिभाशाली जादूगर है, साथ ही स्पेशल ट्रैकर्स का एक समूह जो मार्शल आर्ट स्किल में अपनी कमी को निष्ठा से पूरा करता है। मुझे लगता है कि हम प्रोबेबली लॉर्ड गोनमा के लिए एक बहुत ही सम्मानित समूह की तरह दिखते हैं। आखिरकार हमने जो कुछ भी हासिल किया है उसके बारे में सोचो। तो योरियम कहता है कि हालांकि कैप्टन, इनमें से अधिकांश के लिए आप क्रेडिट के हकदार हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे डिसीजन कभी कभी लापरवाही भरे लग सकते हैं और मुझे यकीन है कि तुम्हारे लिए मेरी ऑर्डर का पालन करना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन तुम अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहे हो। तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो। तो योरियम कहता है कि अगर मैं अब मरूंगा तो कम से कम ऑनरेबल मरूंगा। तभी वो लोग को आवाज आती है, कोई कह रहा होता है कि ये एक औसम जगह है, ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरी एक दुनिया हो। तो योरियम कहता है कि
कैप्टन क्या ये ठीक रहेगा कि अगर मैं चारों ओर देख लूं? हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं। सोरियम कहती है कि अरे मेरा इंतजार करो यूरियम, तो वो बोलता है कि ठीक है, और वो लोग वहाँ चले जाते हैं। हमारा एमसी कहता है कि सोंगवा क्या तुमको उनके साथ शामिल होना नहीं चाहिए? तो वो बोलते है कि नहीं ये सब ठीक है सर। हमारा एमसी कहता है क्या ऐसा है सोंगवा? तो वो बोलते है कि हाँ यूनिट कमांडर। तो हमारा एमसी कहता है कि यहाँ मेरा फॉर्चून क्या है? वो बोलती है कि तो आपका मतलब क्या है सर? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं तो बस क्यूरियस था, क्या आगे की यात्रा में मेरा भाग अच्छा होगा या बुरा, और मुझे इसका पता कब चलेगा, आज या कल? तो सोंगवा कहती है कि सच कहूँ तो फ्यूचर बताना एक प्रकार का अंधविश्वास है। आपका फॉर्चून अधिकतर संयोग से ही निर्धारित होती है। जब आप स्पेल का यूज करते हैं तो आपके ये अवश्य पता होना चाहिए कि ब्राह्मण में सब कुछ कंट्रोल अवस्था में है, जिसमें आपका भाग शामिल है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी पर्सन का भाग अनंत संभावना के बीच सबसे संभावित रिजल्ट है। यह कोई पूर्ण तथ्य नहीं है। अगर आप मानते हैं कि आप अपने फॉर्चून का अनुसरण कर रहे हैं तो आप ऐसा कर रहे हैं। अगर आप ये मानते हैं कि आपका भाग खराब है तो आप ऐसा कर रहे हैं। अगर आप सब कुछ ध्यान से देखें तो लोग खुद कुछ भी करने में असमर्थ होंगे। ये आपकी माइंडसेट पर डिपेंड करता है। आप बहुत अच्छा काम करेंगे यूनिट कमांडर। तो हमारा एमसी उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि मैं हमेशा तुमसे कुछ नया सीखता हूँ सोंगवा, तुम्हारा शुक्रिया। तो बोलती है कि मैं होप करती हूँ कि मैं आपकी मदद कर पाई। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि सोंगवा सही है, अगर ये फॉर्चून था जिसने मुझे एक दिन इस व्यवस्था में रखा तो ये डिसीजन मुझे करना है कि मैं उस फॉर्चून का अनुसरण करूं या बदल दूं। उस सिचुएशन में शायद ये करंट सिचुएशन शुरू से ही मेरी डेस्टिनी थी। मेरे पास या तो पैदल सैनिक, बॉडीगार्ड या सीक्रेट वॉरियर बनने का रास्ता था। अगर मैंने 3 रास्तों में से पहले रास्ता चुना होता तो मेरा अंतिम गोल पैदल सैनिक बनना होता। प्रोबेबली ये वो रास्ता है जो भाग ने मुझे समझाया होगा। बूटी ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और केवल इतना ही नहीं बल्कि ऐसा करने के लिए कहे जाने के बावजूद मैंने सोंगा को छोड़ने से इनकार कर दिया। एज अ रिजल्ट मैं पूरी तरह अनएक्सपेक्टेडली रूप से एक सीक्रेट वॉरियर बन गया, और इसके बजाय तीसरा रास्ता चुनना। अगर मैंने सोंगा को सेकंड डिसाइपल के सबऑर्डिनेट को सौंप दिया होता, गोन्मा को ये पता नहीं होगा कि मैंने मिस्टीरियस कंपनी के खिलाफ कैसे फाइट की। इसका मतलब यह है कि मुझे प्रोबेबली एक सीक्रेट वॉरियर के बजाय एक बॉडीगार्ड का पद स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता। यहाँ तक कि अगर मुझे एक सीक्रेट वॉरियर के रूप में पद की पेशकश की गई होती तो मुझे ये कहना मुश्किल है कि क्या मैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ रह पाता जैसे कि अब हूँ। चांग को देखते हुए कहता है क्योंकि सोंगा के बिना मैं स्पेल का यूज नहीं कर सकता था, इसलिए मिशनों को पूरा करने की मेरी क्षमता गंभीर रूप से बेकार हो जाती। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है कि मैं किसी भी तरह एक सीक्रेट वॉरियर बन गया हूँ इस मामले में। तभी हमारे एमसी के पीछे कोई आता और कहता है कि वहाँ एक निवास काफी अच्छा है, ग्रीटिंग यूनिट कमांडर, और हमें दिखाया जाता है ये टेरियुंगमा होता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है शायद हम दोनों ही सीक्रेट वॉरियर बन पाते, और हमारा एमसी उससे कहता है कि वेलकम, और अपने मन में कहता है कि तो फिर शायद ये वही फ्यूचर जो एआई के दिमाग में था। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे सुबह हो जाती है और हमारा एमसी अपने रूम में होता और कह रहा होता है कि मैंने पूरे कमरे की तलाश ली, लेकिन मेरे पिछले कमरे के विपरीत वहाँ बचाने का कोई रास्ता नहीं था, और मुझे मार्शल आर्ट टेक्निकों के संयोजन के लिए कोई वस्तु नहीं दिखाई दी। हालांकि मैं मानता हूँ कि ये स्वाभाविक है। खिड़की खोलते हुए अपने मन में कहता है जबकि मेरे पिछली जिंदगी का नक्शा किसी और ने तय किया था। स्पेशल सिचुएशन को छोड़कर कोई भी मेरी करंट लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। शायद मेरा एक हिस्सा अभी भी सिस्टम पर निर्भर रहना चाहता है, लेकिन मुझे इससे बाहर निकलना होगा क्योंकि अब मैं जो कुछ भी करूंगा वो मेरा फॉर्चून निर्धारित करेगा। फिर हमारा एमसी रूम से बाहर आ रहा होता है और हमें एक बुढ़े का सीन दिखाया जाता है। वो बुढ़ा कहता है कि आप मुझे स्कॉलर बुला सकते हैं, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इस उपाधि के लिए लायक हूँ। मैं नए सीक्रेट वॉरियर के ट्रेनिंग के प्रबंध का प्रभारी हूँ। तो हमारा एमसी कहता है क्या सेलेस्टियल अफेयर यूनिट का प्रबंध करेंगे सर? तो बुढ़ा कहता है कि नहीं, प्रत्येक वॉरियर अपनी व्यक्तिगत शक्तियों के अनुरूप ट्रेनिंग के साथ सीधे काम करेंगे। और स्क्रॉल दिखाते हुए कहता है ऐसे कई लोग हैं जिनसे आपको इंट्रोड्यूस होना चाहिए, इसलिए मेरी सलाह है कि आप मेरे अनुसरण करते हुए नामों की इसी सूची को याद करना शुरू करें। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है, और हमें दिखाई देता है वो लोग बाहर आ जाते हैं और वो बुढ़ा कहता है कि आप आराम से यहाँ बैठ जाइए। फिर हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है, और हमारा एमसी बैठ जाता है। और हमारा एमसी उससे कहता है कि मैंने देखा कि यहाँ एक तंबू लगा हुआ है, इसलिए मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आप इस पर्वत पर अक्सर चढ़ते होंगे। तो बोलता है कि मुझे बताओ यूनिट कमांडर।